आज आज हम जो ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को आप जानते हैं, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ एक्सेट्रा। ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट के रूप में। अब सवाल ये आता है कि ये इंटेंजिबल एसेट में सर हमें पढ़ना क्या है। तो ध्यान से सुनिए, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है। इसमें हमें जो मेनली पढ़ना है वो होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या आप जानते हैं कि इंटेंजिबल एसेट जो होती है वो दो तरीके से हमारे पास आती है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे में पॉइंट आता है। मुझे एक बात बताइए, आपने अपना नाम कमाया, खुद बनते हैं या परचेज करते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने अपना नाम कमाया, गुडविल कमाई। आप गुडविल कैसे बनती है? आप मेहनत करोगे, आप अच्छी सर्विस दोगे वगैरह वगैरह, तो आपकी गुडविल बन जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, उस गुडविल की कॉस्ट क्या है? जो गुडविल आपने खुद ने बनाई है उसकी कॉस्ट क्या है? उसको हम बोलते हैं वैसे सेल्फ जनरेटेड। उसकी कॉस्ट क्या है बताओ? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट क्या है? जीरो इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, उसकी कॉस्ट होती है निल, क्योंकि उसको बनाने के लिए मेहनत लगी, ठीक है, एफर्ट्स लगे हैं, पैसा नहीं लगा, तो इसलिए उसकी कॉस्ट होती है जीरो। ठीक है। ओके, अच्छा, आपने गुडविल परचेज की, आपने किसी की गुडविल परचेज कर ली, तो इन दैट केस कॉस्ट क्या होगी? परचेज प्राइस। बोलिए यस और नो। यस यस। तो सेल्फ जनरेटेड, अगर हमने कोई भी फॉर्मूला बनाया, कोई भी नाम कमाया, कुछ भी किया और वो हमने खुद किया, तो इन दैट केस उसकी कॉस्ट हमारे लिए नील है। बट अगर वही हमने परचेज किया होता तो जो परचेज प्राइस है वही हमारी कॉस्ट है। ओके, ठीक है। सेल कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, तो सेल कंसिडरेशन में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं, तो सेल कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन। ठीक है। अब बात आ जाती है होल्डिंग पीरियड। एक बार ध्यान से सुनो, होल्डिंग पीरियड में इंडेक्सेशन का फॉर्मेट इसमें तो होगा ही नहीं। बताओ, क्या इसमें इंडेक्सेशन हो सकता है? क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल में इंडेक्सेशन हो सकता है? नहीं, जिसकी कॉस्ट ही जीरो है उसका इंडेक्सेशन कैसे होगा? जिसकी कॉस्ट ही जीरो है उसका तो इंडेक्सेशन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। परचेज किया है तो जिस साल परचेज किया, मतलब जिस दिन परचेज किया वहां से जिस दिन सोल्ड किया वहां तक का हो जाएगा। तो होल्डिंग पीरियड में मैं लिख देता हूं डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। ठीक है। ओके, एक खास बात जो आपको स्पेशली याद रखनी है यहाँ पे, और वो है कि प्रोफेशनल गुडविल एग्जम्प्टेड। प्रोफेशनल गुडविल क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। मतलब कि अगर आप सीए हैं, आप सीएमए हैं, आप सीएस हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, और आपने अपना कोई अच्छा नाम कमाया है और उसको आप सोल्ड कर रहे हैं, तो उससे होने वाला फायदा आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा। ओके, उससे होने वाला फायदा आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा। समझ गए? ओके, तो इसका मतलब क्वेश्चन में अगर लिखा हो प्रोफेशनल गुडविल, तो आप उसको सीधा सीधा ही क्या बोल देंगे कि ये तो टैक्स फ्री है। बोलिए, एनी डाउट्स? और एक चीज और लिखवाई थी मैंने आपको, याद है तो कोई बता सकता है? कॉन्सेप्ट ऑफ 1 अप्रैल 2001 is not applicable on intangible asset। याद है?
ऐसा एक पॉइंट दिखाया था मैंने आपको कि 1/4/2001 से पहले की अगर कोई एसेट है तो उस पे जो हम एफएमवी लेने वाला कंसेप्ट लगाते हैं ना, विच एवर इज हायर, वो वाला इंटेंजिबल एसेट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ गए? तो इसलिए अगर पुरानी गुडविल है तो उसमें भी आप ये ना सोचे कि वैसे तो उसकी कॉस्ट 0 है, पर ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, नहीं, वो 0 ही रहेगी क्योंकि ये वाला कंसेप्ट तो लगाना ही नहीं है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, अब ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, अब छोटे छोटे पॉइंट है, तो वो करते जाइए, फिर अपन क्वेश्चन करके इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जेडीए। नाम सुना है क्या आपने? जेडीए नाम सुना है? जयपुर वाला नहीं, अरे जयपुर वाला नहीं, जेडीए मतलब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्या नाम है? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, राइट? इट्स नॉट जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट? यस, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ना लिख देना, वरना भैया वो भी लिख देगा कि जयपुर में ही जाके एग्जाम दो, सीएमए बनने की क्या जरूरत है, राइट? चलो हम बात कर रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की। ये क्या है, इसमें क्या है समझो। देखो पहले क्या होता था, आप सबने बिल्डर देखे आपने, या आपके घर में कोई बिल्डर है? बोलिए, आप में से कोई है जिसके घर में कोई बिल्डर हो? एनीवन? देखा है? कोई है भी क्या अपने बेच में कोई बिल्डर का बच्चा है? मतलब जिसके पिताजी बिल्डर हो, ऐसे नहीं बिल्डर का बच्चा। ऐसा कोई है जिनके फैमिली मेंबर बिल्डर हो? देखिए, ये मान लीजिए बिल्डर है, ध्यान से सुनना, ये बिल्डर है, और ये कौन है? ये एक जमीन का मालिक है, इसके पास एक जमीन है। अब इस बिल्डर ने सोचा कि मैं इसकी जमीन परचेज कर लेता हूँ, राइट? और परचेज करके उस पर एक बिल्डिंग बना देता हूँ, फिर बाद में उसको बेच देंगे, ठीक है? इन्होंने इससे सौदा किया और मान लीजिए 5 करोड़ रुपए में इसकी जमीन खरीद ली। अब जमीन आ गई किसके पास? बिल्डर के पास, और बिल्डर उस पर कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन करवा दिया। तो मुझे बताओ, क्या बिल्डर के 5 करोड़ रुपए लग गए और अब बनाने में और लगेंगे? तो मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में भी उसके 5 करोड़ रुपए लग गए। तो इसका मतलब अगर आप बिल्डिंग ये बनाना चाहते हैं, ये बिजनेस अगर आप करेंगे, तो 10 करोड़ रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। बोलो हाँ या ना? यस। और पैसा आएगा कब? जब ये माल बिकेगा। अब इसमें पूरा बिका नहीं बिका तो बहुत चांसेस है कि आपका पैसा फंस जाए, या फिर ये काम करने के लिए आपको बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट। तो धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो बिल्डर ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि देखो भैया, तुम्हारे पास जमीन है, ठीक है, मेरे पास पैसा है, पर मैं ये 5 करोड़ रुपए तुम्हें नहीं देना चाहता। क्योंकि पहले क्या होता था, 5 करोड़ इसको मिले, इसका तो टैक्सेशन हो गया, बताओ हो गया ना इसका? तो जैसे इसको 5 करोड़ मिले, इसकी तो जमीन बिक गई, इसका तो टैक्सेशन हो गया, इसकी तो कहानी खत्म। अब बिल्डर बैठा रहो, बिल्डर बोलेगा साहब इतने में बनाया, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इसका टैक्सेशन चलता रहेगा। अब बिल्डर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अपन एक काम करते हैं, तुम्हारे पास जमीन है पर हो सकता है पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है पर मेरे पास जमीन नहीं है, तो क्यों ना हम मिलके काम करें? हम क्या करें? मिलके काम करें। जॉइंट मतलब मिलके, डेवलपमेंट मतलब बनाना, एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों ने मिलके बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और कहा कि जमीन तुम्हारी, कंस्ट्रक्शन का पैसा मेरा, और दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं। बोलो, समझ में आती है बात? क्या? जमीन तुम्हारी, ये मेरा, मिलके बना लेते हैं। अब जब जो बिल्डिंग बनेगी उसमें दोनों के हिस्से हैं, क्योंकि लैंड ओनर का भी पैसा लगा है और बिल्डर का भी पैसा लगा है। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका हम पार्टीशन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 फ्लैट बनाए इस बिल्डिंग में, छोटा सा प्रोजेक्ट है, 20 फ्लैट बनाए, तो कहा भैया एक काम करना, 10 फ्लैट तुम्हारे, 10 में।
तुम्हारी जमीन है उसके बदले में तुम्हें 10 और मेरा पैसा है उसके बदले में मुझे 10। तुम तुम्हारे बेचो मैं मेरे बेचूंगा, बात करो। रखना है बेचना वो आपकी टेंशन। बोलो क्या रीजनेबल है ये बात? यस, ठीक है। अब फ्लैट का टैक्सेशन तो अभी भी होगा, वो तो जब फ्लैट बिकेंगे तब होगा। बताओ सही बात है। फ्लैट का टैक्सेशन तो अभी भी वैसे ही होना जैसा यहाँ हो रहा था वैसे ही वहां होना। मान लीजिए यहाँ पे 20 फ्लैट थे पर यहाँ पे सिंगल पर्सन को बेचने थे, वहां पे 2 लोगों को बेचने, तो वो तो अभी भी वैसा ही है। सवाल ये उठता है कि ये जो लैंड का टैक्सेशन इसका क्या होगा? लैंड के टैक्सेशन का क्या होगा? ये तो पहले दिन ही टैक्सेबल हो जाती थी क्योंकि ये बिक जाती थी, पर इस बार तो बिकी नहीं है। तो इसका मतलब इस बार ये लैंड कब बिकेगी? जब इस लैंड ओनर को पैसा मिलेगा। और लैंड ओनर को क्या पैसा मिल रहा है क्या जमीन के बदले में? बताइए, लैंड ओनर को जमीन के बदले में पैसा मिल रहा है? नहीं, उसको जमीन के बदले में फ्लैट मिल रहे हैं। मतलब जमीन जा रही है और फ्लैट आ रहे हैं, ऐसा बोले? यस, जमीन जा रही है और फ्लैट आ रहे हैं, राइट। तो जब जमीन जा रही है और फ्लैट आ रहे हैं तो जो फ्लैट है इनकी जो मार्केट वैल्यू है, क्या यही सेल कंसिडरेशन होगी? जो 10 फ्लैट बदले में आ रहे हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि काइंड कंसिडरेशन हो गया ना, तो इनकी जो मार्केट वैल्यू है वही होगी सेल कंसिडरेशन। पर ये फ्लैट आपको पोजीशन कब मिलेंगे? ये फ्लैट तो पोजीशन तब मिलेगा ना जब आपकी बिल्डिंग को क्या मिलेगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बोलो हाँ या ना। जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होगी तभी तो आपको फ्लैट मिलेंगे। और बिल्डिंग को कंप्लीट कब मानते हैं? जब उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसा आपने आईडीटी में भी पढ़ा होगा, आई होप। ठीक है। तो जैसे ही बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा हमें ये पता चल जाएगा कि लैंड ओनर को फ्लैट मिल चुके हैं। और जैसे ही लैंड ओनर को फ्लैट मिलेंगे उसके लिए ये लैंड अब टैक्सेबल हो जाएगा। लैंड टैक्सेबल कब होगी? जब उसको बदले में फ्लैट मिलेंगे। और वो कब होगा? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। तो इसका मतलब जिस दिन प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन हम लैंड ओनर पे लैंड के बदले में टैक्स चार्ज करेंगे। बोलो आगे बात समझो। क्योंकि इतने दिन तो लैंड ओनर क्या कह रहा है कि सर मेरी जमीन अभी बिकी कहाँ है, मेरी जमीन तो पड़ी है, उस पर काम हो रहा है, जब बिकेगी तब पैसा दे देंगे। ठीक है, अभी तो मुझे फ्लैट भी नहीं मिले, फ्लैट बन रहे हैं। बोलिए सही बात है। यस। अब मुझे एक बात बताइए, जो ये कह रहा है लैंड ओनर कि साहब मेरी तो जमीन अभी गई नहीं है, अभी तो उसमें फ्लैट बन रहे हैं, फ्लैट बनेंगे फिर बिकेंगे, फिर क्या होगा? अगर इस सर्टिफिकेट के मिलने से पहले ही, मान लीजिए सर्टिफिकेट मिलना था 2021-22 में और इस बंदे ने 2020-21 में ही एक फ्लैट इसमें से जोड़ बेच दिया, अपने हिस्से का कोई फ्लैट बेच दिया, तो क्या भैया इसके पास पैसे आ गए पहले ही? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही पैसे आ गए? यस। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पहले ही पैसे आ गए तो फिर हम इस डेट का इंतजार क्यों करें, हम तो तुमसे यहीं पे टैक्स चार्ज कर देंगे। क्योंकि इतने दिन तो प्रॉब्लम क्या थी कि पैसा नहीं है, अब तो पैसे आ गए ना। बोलो आगे बात समझ में। ओके डन, बस हो गया जेडीए का कंसेप्ट खत्म। हाँ 20-21 में अगर कोई फ्लैट बिक गया है तो, अदरवाइज जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा तब। यस, ओके। कंप्लीशन सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है ना भाई। बेसिकली ट्रांजैक्शन टैक्सेबल तब है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। बट अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ही आपने बेच दिया तो फिर उसी दिन ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि साहब आपने तो पैसा कमा लिया,
आपके तो सब मैंने पैसा कहाँ कमा लिया। मैंने कहा क्यों, आपको फ्लैट मिल गए ना। तो क्या आप ये कहोगे कि तो कहाँ मिल गए फ्लैट, अभी तो बन रहे हैं, जब बनेंगे तब मिलेंगे ना मुझे, तो मेरे पास तो पैसा तब आएगा। तो मैंने भी कहा बात तो ठीक है, क्योंकि ना तो अभी आपके पास पैसा आया और ना ही आपके पास फ्लैट आए, तो अभी तो कैसे मान सकते हैं कि आपको कंसिडरेशन मिल गया। ठीक है, बट वो सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही आप उनमें से कोई रनिंग फ्लैट ही भेज देते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ही भेज देते हैं, तो क्या आपके पास पैसा आ गया और फ्लैट मिल गया आपको? यस, क्योंकि फ्लैट मिला होगा तभी तो आपने बेचा होगा। तो फिर हम आपसे टैक्स चार्ज क्यों ना करें? हम तो इसीलिए कर रहे थे कि चलो आपको पैसा भी नहीं मिला, फ्लैट भी नहीं मिला, टैक्स नहीं लेते, जब मिलेगा तब ले लेंगे। आगे, क्योंकि एक बार लॉजिकली सोचो, अगर ऐसा कर दिया जाए कि फ्लैट बेचने पे टैक्स नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने पे ही टैक्स है, तो आप तो सारे फ्लैट बेच दोगे और बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट बहुत बाद में दिलवाओगे, तो आपने तो टैक्स बचा लिया। समझ गए? तो विच एवर इज अर्लियर वाला कंसेप्ट है, पहले बिक गया तो टैक्स पहले, और नहीं बिका तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे टैक्स। हाँ हाँ बोल सकते हैं, पर ध्यान रहे हम टैक्सेशन किसका कर रहे हैं? हम टैक्सेशन सिर्फ जमीन का कर रहे हैं फिलहाल, फ्लैट का नहीं कर रहे। फ्लैट का टैक्सेशन अलग से होगा, राइट? हाँ, अभी तो हम जो जमीन का हिस्सा बिक रहा है उसकी बात कर, फ्लैट का टैक्सेशन तो अभी होना बाकी है। ओके, और कोई डाउट किसी का? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आपके लो के नोट्स, आपके लो के कुछ पार्ट्स के नोट्स एंड इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन बैंक है वो ऑफिस में अवेलेबल है, आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन बैंक हम कर रहे हैं, इसके बाद एक नया क्वेश्चन बैंक और बन चुका है, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू सब कुछ है, वो ऑफिस में अवेलेबल है, आप कलेक्ट कर सकते हैं। और लो के भी प्रिंटेड नोट्स ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अपन ने लास्ट क्लास में स्लम सेल भी पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में स्लम सेल भी पढ़ा था ना हमने? यस, तो क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे। मैं रीड करवा देता हूँ कैसे करना है, फिर इसमें जो चीज करनी है वो आप करेंगे। ठीक है, रीड मैं करवा देता हूँ और फिर क्या इसमें करना है, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, वो आपको मुझे बतानी है। हमें क्या बोला है सुनिए। X Limited has several undertaking carrying on several brands. During the year 2021, the company sold one of its undertaking. It was continuously generating loss since last 5 years. अब यहाँ पे एक काम की बात बता दी आपको, तो बता सकता है क्या? एक काम की बात उन्होंने बता दी आपको जो कि आपको याद रखनी चाहिए, तो बता सकता है क्या, क्या बात बता दी? आपको बता दिया कि 5 साल से ये यूनिट चल रही है। नहीं, आपको ये बता दिया, काम की बात क्या बता दी?
लॉस में चल रही है, चलने दो, हमें क्या मतलब है, लॉस में चल रही है तभी बंद हो रही है, जाहिर सी बात है। भाई आप बेच रहे हो, इसका मतलब लॉस में चल रही है तभी बेच रहे हो ना, वरना क्यों बेचोगे आप। पर मेन काम की बात है कि 5 साल से लॉस में, और 5 साल में लॉस होने का मतलब क्या ये लॉन्ग टर्म हो गया? यस, ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये हमें बताया है यहाँ पे। ठीक है, फिर कहा कि 300 लाख रुपए में बेचा, तो ये 300 लाख क्या है? क्या ये सेल कंसिडरेशन है? यस, ये सेल कंसिडरेशन है। आगे लिखा विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट, इसका मतलब कि ये स्लम सेल है। स्लम सेल का मतलब तो यहाँ इससे होता है ना, विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल असेट, स्लम सेल का मतलब तो ये है ना। यस, तो इसका मतलब हमने बता दिया कि लॉन्ग टर्म गेन है, 300 लाख में बेचा है, और स्लम सेल का क्वेश्चन है। आगे बोला बुक वैल्यू जो है बहुत सारी एसेट की, वो इस तरीके से है। ठीक है, ब्रोकरेज इतनी दी है, तो बस आपको कैपिटल गेन निकाल देना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो। ठीक है, मैं बता देता हूँ करना कैसे है। ठीक है, और सबसे काम की चीज है वो आपको करनी है इसमें। देखो, सबसे पहले मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 16, सेल कंसिडरेशन कितना लेगा? 300 लैक्स माइनस, क्या ट्रांसफर का खर्चा दे रखा है क्या कोई? क्या ट्रांसफर का खर्चा दे रखा है कोई? यस, कितना परसेंट? 5%। तो बोलो कितना है 5%? 15 लाख। तो 285 लाख हो गया नेट सेल कंसिडरेशन, राइट। माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, पहले तो ये बताओ, इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो? नेटवर्थ होगी, बिल्कुल ठीक है। क्या ये इंडेक्स कॉस्ट लेनी है या सिंपल लेनी है? इंडेक्स लेनी है या सिंपल? सर कैसी बातें कर रहे हैं, नेटवर्थ तो नेटवर्थ ही होती है, वो कोई इंडेक्स थोड़ी होती है, वो तो वैसे भी आज की वैल्यू है, राइट। ओके, तो अब नेटवर्थ हमें निकालनी है। नेटवर्थ निकालते ही हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। लॉन्ग टर्म क्यों होगा? क्योंकि यूनिट 5 साल से चल रही है। ओके, चलिए, अब आप मुझे एक बार के लिए आप मुझे निकाल के देंगे कि नेटवर्थ कितनी है। एक बार के लिए आप मुझे निकाल के देंगे कि नेटवर्थ कितनी है।
अजी हुआ किसी का? राघव का जवाब आ गया है मेरे पास। ओके, प्रियंका का भी आ गया, अभिनव का भी आ गया। बिल्कुल ठीक है, सभी का ठीक है, जानवी का भी ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। 220 लाख, राइट। तो 65 लाख का क्या हो जाएगा कैपिटल गेन? कैसे? मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट लेना है, और उस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट में भी जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, जैसे कि लैंड नॉन डेप्रिशिएबल होता है, तो इसमें बुक वैल्यू लेनी है। डेप्रिशिएबल असेट में डब्ल्यूडीवी लेनी है, तो डब्ल्यूडीवी कितनी है? 60-90। और स्टॉक बाकी जो असेट है उनमें भी बुक वैल्यू लेनी है, तो 30 लाख 40 लाख। बोलिए हाँ या ना? और डेटर्स कैटर्स माइनस कर दो तो ये आ जाता है 220 लाख। तो फाइनल प्रॉफिट इज 65 लाख रुपीज LTCG। दैट्स इट। बोलो आगे बात समझ में? कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना आसान क्वेश्चन था। अगर प्रोविजन याद है तो बिल्कुल आसान होगा। डन। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? लीजा ट्रांसफर द फॉलोइंग एसेट ऑन 2 मई 2020, डिटरमाइन द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 21। ठीक है, लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ली थी 25,000 में, मार्केट वैल्यू इतनी है और सेल वैल्यू इतनी है। गुडविल बेच रहे हैं, गुडविल तो इंटेंजिबल हो गए ना? यस। नील है कॉस्ट, इसका मतलब सेल्फ जनरेटेड होगी। 40,000 में ली थी, 40,000 मार्केट वैल्यू है और 2 लाख में बेच रहे हैं। टेनेंसी राइट, ये क्या होते हैं भाई टेनेंसी राइट? ये भी इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, ये भी इंटेंजिबल एसेट ही है। वही नील कॉस्ट है और 30,000 रुपए में मार्केट वैल्यू थी और 3 लाख में बेच दी। गुडविल ऑफ प्रोफेशन, बताइए क्या गुडविल ऑफ प्रोफेशन का हमें कैलकुलेशन करना है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इट्स टोटली एग्जम्प्टेड, तो आप सीधा ही लिख दोगे प्रोफेशनल गुडविल इज एग्जम्प्टेड, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट, बस इतना ही है। ब्रोकरेज जो है वो 2% है, ब्रोकरेज इज 2%। चलिए फिर कर लेते हैं। तो मतलब प्रोफेशनल गुडविल तो हमें निकालनी है, हमें बेसिकली 3 चीजों का गेन निकालना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा लैंड की। बताइए सेल कंसिडरेशन कितना लिखूं? 30 लाख, ये लो 30 लाख। लेस ट्रांसफर के खर्चे हैं क्या कुछ? 2% है, तो 2% कर दीजिए, 30 लाख का 2% कर लीजिए। 60,000। ओके, कब खरीदी थी जमीन? 1976 में, इसका मतलब ये तो लॉन्ग टर्म है ना, ये तो लॉन्ग टर्म है। नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 29,40,000। ठीक है, ओके, तो इंडेक्स कॉस्ट कम कर दो क्योंकि ये तो इंडेक्स होगा। बोलो होगा क्या लैंड का इंडेक्सेशन? बिल्कुल होगा, लैंड का इंडेक्सेशन करने में क्या दिक्कत है? 25,000 में खरीदा था, वो भी 1976 में, जबकि 2001 की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए। तो बताइए क्या 1 लाख कॉस्ट लूं या 25,000 रुपए कॉस्ट? बिल्कुल 1 लाख लेंगे। आज का इंडेक्स 301, उस दिन का इंडेक्स 100, तो लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3,01,000, 3,01,000, राइट। बोलिए क्लियर है ये? तो कैपिटल गेन कितना बच जाएगा? LTCG कितना बचेगा? 29 में 26,39,000। सही है, ओके। अब आ जाइए बिजनेस की गुडविल की बात कर लेते हैं। सेल कंसिडरेशन 2 लाख लिख दें, बोलिए सेल कंसिडरेशन 2 लाख लिख दें। ट्रांसफर के खर्चे सेम 2%, मतलब कि 4,000 रुपए, तो ये आ गया 1,96,000।
ये गुडविल परचेज है या सेल्फ जनरेटेड है? गुडविल परचेज है या सेल्फ जनरेटेड है? तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? नील। 1/4/2001 वाला कंसेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा? ये 1995 में ली थी इन्होंने। 1/4/2001 का कंसेप्ट लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब 1,96,000 का सीधा सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाइए टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट में 3 लाख का कंसिडरेशन, सेम 6,000 रुपए का ट्रांसफर का खर्चा क्योंकि 2%, तो 2,94,000। ये भी सेल्फ जनरेटेड असेट है, इस पे भी कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो क्या ये भी नील लिख दूं? तो ये 2,94,000 आ गया। दो क्वेश्चन हो गए, 2 कंसेप्ट हो गए। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।